हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जी। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर एक बार फिर से। जिस तरीके से हमने बाजार में देखिए लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है, गिरावट देखने को मिल रही है। सारे बड़ी इवेंट्स तो बाजार ने बुना लिए। देखिए चाहे हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें, बजट की बात करें, इनफैक्ट आप देखिए आरबीआई पॉलिसी की बात करें, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई मार्केट में जो एक्सपेक्टेड था कि शायद आरबीआई पॉलिसी के बाद आएगी, दिल्ली इलेक्शन के बाद आएगी। क्या भाप के चल रहा है बाजार अभी? मेरा ये मानना है कि जैसे आपने सही फरमाया, काफी सारे इवेंट्स थी, उन इवेंट्स पे उम्मीद भरी हुई थी। बजट था, तीन इवेंट्स के जो अपसाइड्स, जो पोटेंशियल थी, जो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो गिरावट है जनवरी की वो अंडू होने की संभावना है, बट हुई नहीं है। ये इसीलिए मेरे हिसाब से नहीं हुई है क्योंकि तीन पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में। एक होता है एफआईआई, डीआई और रिटेल एंड अदर्स। इसमें अगर आप देखें तो एफआईआई दो किस्म के होते हैं। हमारी सर्वे ये कहती है कि दो किस्म के एफआईआई, उनको हमने मैप किया। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इंडेक्स एफआईआई, उनका बर्ताव बहुत अलग होता है। और दूसरे ये होते हैं आर्बिट्राज, हेज फंड्स और बहुत सारे और एफआईआई हैं, जो स्पेशल स्पेशल सिचुएशंस में आते हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी के एफआईआई हैं, उन्होंने जनवरी में स्मॉल कैप के पूरे उनकी एक्सपोजर्स ऑलमोस्ट खत्म सी कर दी, क्योंकि हम उनकी कंट्री में जाके उनके जो पोर्टफोलियो रिपोर्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उनमें चेक करते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने ऑफलोड कर दिए। क्योंकि इंडिया में तो दे डोंट हैव टू रेगुलेटरी रिपोर्ट, बट उनका जो इन्वेस्टर है उनको बताना पड़ता है कि हमने ये स्टॉक हटा दिया। तो उससे अगर हम नापें तो ये जो बहुत अंडर स्पोकन है मीडिया में, स्पेशली द सेकंड कैटेगरी ऑफ एफआईआईज हैव कंप्लीटली ऑफलोडेड मोस्ट 90% ऑफ देयर स्मॉल कैप होल्डिंग, जिन्होंने बिल्ड किया था एक साल में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पेन है, ये वो क्लेंजिंग हो रही है। ये शॉर्ट टर्म एफआईआईज की, उनके नाम नहीं लेना चाहता ऑफ कोर्स, बट 8-10 ही एफआईआई हैं जिन्होंने ये पूरी स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस जनवरी की है। एनएससी 500 ने 4% का नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया, निफ्टी ने -1% दिया। 3% का अंडर परफॉर्मेंस था जनवरी में एनएससी 500 का, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑन अ मंथ बेसिस। तो एफआईआईज हैव गॉन लाइट। सो ये पेन जो है, ये बहुत अच्छी क्लेंजिंग है। आप जैसे जैसे अपना सिस्टम को क्लेंज करते हैं कुछ दवाइयां खा के, वैसे वो क्लेंजिंग हो रही है। सो आई एम सीइंग दिस क्लेंजिंग वेरी पॉजिटिवली। क्लेंजिंग लग रही है आपको। लेकिन फिरोज जी, ये टैरिफ वॉर पे मेरा अगला सवाल है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं और उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज देखिए आप, मेटल पैक कैसा गिरा है, जैसा कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगाने की बात कही। उसके बाद से ये टैरिफ वॉर को लेकर क्या आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा फेरबदल कर रहे हैं? मेरा तो लास्ट 6-8 महीने से एक ही थीमेटिक वाइज तो ABC ही कह रहा हूं। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड कंजम्पशन, ये तीनों बहुत डोमेस्टिक डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब जो कहते हैं उससे एक कोलैटरल डैमेज मोमेंटरीली होता है, बट आप अगर निफ्टी को देखें, अगर एक इंसान निवेशक देख रहा है और ना कि ट्रेडर, तो निवेशक को देखना है भाई निफ्टी का हैवीएस्ट वेट कौन है। बैंकिंग का 27% का वेट है, उसका इंटरनल डिपेंडेंस है मेरा, राइट। उसके बाद जो वेट्स हैं, आईटी है, आईटी की डेफिनेटली फॉरेन झुकाव है, बट ट्रम्प उस दिशा में कोई टैरिफ्स नहीं लाएंगे ऑन द सर्विस सेक्टर। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये हेडलाइंस बनेंगी बिकॉज ऑफ ट्रम्प, दैट विल बी ऑन लो वेटेज, जो ट्रेडर की जिंदगी को तब्दील करेगा बट इन्वेस्टर की नहीं कर पाएगा। तो ये जो तीन सेक्टर्स हैं उस पे हमारा झुकाव बना रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो बूस्ट आएगी वो काफी अच्छी आने की उम्मीद है। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। पॉइंट 3, इस बजट का जो सबसे बड़ा सत्य है, ये सत्य है कि जो 80,000 रुपए या लाख रुपए बच रहे हैं एक निवेशक के या एक टैक्स पेयर के, उसकी वजह से जो कंजम्पशन आएगी वो तो छोटी बात है मेरे हिसाब से। कैपिटल मार्केट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब भी टैक्स बचाना होता इंडियन को, वो जाता था यूलिप के अंदर, वो जाता था डेट में। वो अब उसको हक मिल गया है कि इक्विटी में आ सके और टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट ना करे। लास्ट ईयर भी 35 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग में से 17% गया इंश्योरेंस की तरफ और 43% गया डिपॉजिट की तरफ। स्मॉल सेविंग्स में गया और 20%, और इक्विटी में आया 6%। क्योंकि इंडियन को टैक्स बचाने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। अब टैक्स बचत के चक्कर में लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, अब इक्विटी मार्केट में आएंगे तो एटलीस्ट
महंगाई को मात देने की गुंजाइश होगी। लास्ट ईयर सिर्फ 6%, 7% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स हैज कम इनटू इक्विटी। इतनी हम बातें करते हैं कि एसआईपी इतनी बढ़ गई है, मार्केट इतनी हीटेड है। लास्ट ईयर्स हाउस होल्ड सेविंग्स 43% वेंट इनटू डिपॉजिट्स, सो दैट विल चेंज स्ट्रक्चरली ओवर द नेक्स्ट 2-3 years. Okay, Firoz, good afternoon. Virendra बोल रहा हूँ. When you say, I mean, my conviction is with banks. क्या आप NBFCs को भी इंक्लूड कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि देखिए, एक तो हमें आपको रेट कट मिल गया, दूसरी बात रेट कट से भी पहले आरबीआई ने ये करा कि हम अप्रोप्रिएट बिल्कुल अच्छी तरलता को मेंटेन करेंगे, दैट्स एटलीस्ट नेसेसरी फॉर NBFCs, क्योंकि वही फंड्स ट्रांसलेट होते हैं NBFCs के लिए भी। तो आपका NBFCs पे टेक क्या है इस वक्त? सर, मेरा एनबीएफसी पे इतना ज्यादा बुलिश नहीं रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स आप मार्केट्स को मेरे से ज्यादा बारीकी से पहचानते हैं और जानते भी हैं, ट्रैक करते हैं। मेरा ये मानना है कि आरबीआई की जो रेपो रेट्स कम होंगी, उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है एनबीएफसी की, वो काफी हाई है। आज जो स्प्रेड है ना, अगर आप टॉप टियर देखो, 9 टॉप टियर हैं, 447 एनबीएफसी हैं इंडिया में, जो 1000 करोड़ की बैलेंस शीट से ज्यादा है। अगर आप उस पूरे यूनिवर्स को अगर समझें और उनकी बोरोइंग कॉस्ट देखें और उसकी रेपो से और रिवर्स रेपो से कोरिलेशन देखें, तो आप मानेंगे नहीं कि कोरिलेशन ना के बराबर है। तो बोरोइंग कॉस्ट की जो ट्रांसमिशन होगी बैंकिंग सिस्टम को जरूर हो सकती है, बट एनबीएफसी तक ट्रांसमिट होने की गुंजाइश कम है। 25-50 पैसे की रेपो रेट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अप्रैल 2020 की रेपो देखेंगे, जहां 4.5 पे गए थे हम कोविड के बाद, और 6.5 पे आए आई थिंक 22-23 में, और अगर वो वापस उतना रिवर्स होता है, तब जाके एनबीएफसी की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और निम्स बढ़ेंगी। आई थिंक दे आर वेरी हाई बीटा, नॉट वर्थ द रिस्क रिवॉर्ड। ओके, फिरोज स्टे विद अस। अभी आपसे कुछ बात करनी मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज सारे कॉल्स निपटाते हैं। मानस, आपका ट्रेड ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो ये 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना। अशोक लेलैंड के फ्यूचर में एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 212 रुपए के और टारगेट रहेंगे 204 रुपए के। ठीक है गाबा सर, आपका ट्रेड बीटीएसटी एसटीबीटी? बीटीएसटी रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लगता है मुझे, सेटअप सही है। ट्रेड करा है 1959 पर, स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 1945 और टारगेट नियर टर्म 1980 के नजर आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पे क्लोज होता हुआ। अमित जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं डिफेंसिव के साथ जाऊंगा। मार्केट थोड़ा सा 3-4 दिनों से ओवरसोल्ड हो गया है, तो अगर थोड़ा भी पुल बैक आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डाबर इज ट्रेडिंग एट 529। ये इसने अपने अच्छे से लेवल्स होल्ड किए। डाबर ने 520, 530 के, तो डाबर बाय करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 523 का और टारगेट्स रहेंगे 540 रुपए के। ठीक है, डाबर कल के लिए हाथ से अमित जी के पिक। शिल्पा जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरा भी पिक कोटक बैंक था। इट्स वेरी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स आई विल कमेंट। यहाँ पे अभी आई विल चूज एन एक्साइड मुझे लगता है टुवर्ड्स 385 से लेके 400 तक एक मूव देने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे 360 के स्टॉप लॉस से एक्साइड पे लॉन्ग जा सकते हैं। ये तो प्रकाश सर ने आज बेईमानी कर दी। प्रकाश सर, शिल्पा जी की पहली पसंद थी आज कोटक महिंद्रा बैंक। खैर कोई बात नहीं। राजेश पालवे जी, आपका व्यू, आप क्या कैरी करेंगे? आई थिंक वीरेंद्र जी, बर्जर पेंट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। 498, 500 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बर्जर पेंट को बाय किया जाना चाहिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होगा 476 के आसपास। तो बर्जर पेंट फ्यूचर यहाँ पे पसंद आ रहा है। बर्जर पेंट्स में अच्छी तेजी गिरते हुए बाजार में देखने को मिले। इनफैक्ट पेंट सेक्टर आज तेज है। अब राजेश सातपुते जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? श्रेया जी, मैं एचयूएल को लेके जाऊंगा। सुबह भी इस पे बात हुई थी और अभी भी ये अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 2360 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 2340 का स्टॉप लॉस लगा के एचयूएल हम लेके जाएंगे एज ए बीटीएसटी। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 2420 से लेके 2440। अब मुझे कमांड मिला है तो मैं वही कहूँगी। यतिन जी, यतिन बताइए कि डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं फिलहाल?
तो ऑब्वियसली श्रेया, दो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस पे हैं। सबसे पहले एनबीसीसी, और देखिए दिल्ली इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पोजीशन बिल्डअप थी एंटिसिपेशन में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो एनबीसीसी को फ़ायदा होगा, लेकिन समहाउ वो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो बता रहा है कि फ्रेश यहाँ जुड़ रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं डीलर्स का एक्सपेक्टेशन है 85-87 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से डीलर्स को लगता है कि 2 से 4% तक का डाउनसाइड यहाँ भी रह सकता है। तो यहाँ एक एसटीबीटी की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। स्टॉक अभी एफएनओ सेगमेंट में है। इसके अलावा एसबीआई, यहाँ भी डीलर्स बता रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक्स हैं ये अभी भी फेवरेट्स बने हुए हैं फंड मैनेजर्स के। तो बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो है पीएसयू बैंक्स में खरीदारी कर रहे हैं, और रिजल्ट्स के बाद जो एसबीआई में करेक्शन आया है उसके बाद कहीं ना कहीं डीलर्स यहाँ मौका ढूंढ रहे हैं तेजी का, और पोजिशनली उनको लगता है 750-760 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फरवरी सीरीज में। तो यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कहते हैं इस पूरी चर्चा के लिए अब बात करते हैं फिरोज से, और क्योंकि फिरोज भी इस बार मार्केट गुरुकुल के एक अंश होंगे, हमारा जो मेहमानों का पैनल है उसमें फिरोज इस बार होंगे। लास्ट बार आपको याद होगा खूब मज़ा भी आया था, पढ़ने को बहुत कुछ मिला था, सीखने को कुछ मौका मिला था, और हमें भी सीखने को मिलता है। और जब वो क्यूरिकुलम हम बनाते हैं या फिर कंटेंट तैयार करते हैं तो बहुत कुछ नई चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती हैं। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है फिरोज़, पिछली बार हम ऑल टाइम हाई पे थे तो बाज़ार को देखने का प्रोस्पेक्टिव, बात करने का जो लहजा या फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग थे। इस बार हमारा अच्छा वास्तविकता से सामना हुआ ना। कैसे देख रहे हैं आप इस बार के गुरुकुल को? आपने क्या नया इस बार के लिए तैयार किया, थोड़ा सा उसका अगर कुछ उस पर प्रकाश डालें आप फिरोज। यस वीर सर, आपने मार्केट गुरुकुल की बात की तो मुझे भी बहुत मजा आया था और बहुत सीखने को मिला था, बिकॉज अनुज सर थे, उस अनुज साहब ने एक चाह सी बना दी उनकी। हम प्लानिंग कर रहे थे, मैं लॉन लाइटर नोट कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे फार्म हाउस खरीदना है, तो उस चक्कर में मुझे फार्म हाउस खरीदना पड़ गया और मेरे अरमान जाग गए थे उस दिन गोल्स के। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड सेकंड, इस बार क्या अलग करने वाले हैं, ये मंशा है कि एक इंसान को कैसे अपने जज्बातों को काबू में करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि हम जब वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, एचएनआई का वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और अल्ट्रा एचएनआई का करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आंकड़ों को समझाना बड़ा आसान है, दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी अगर समझो 100 करोड़ रुपए हैं और मार्केट जैसे स्मॉल कैप गिर गया मार्च जनवरी में, तो एक इंसान के हर दिन 1-2 करोड़ रुपए ऊपर नीचे होता है ना, तो उनके जज्बात बहुत हावी हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने 3,000 रुपए की एसआईपी की है, 2 साल से करा हुआ है, 3,000 रुपए 12 महीने डालोगे, 36,000 रुपए, 72,000 रुपए की कैपिटल है। अगर मार्केट 5% गिर भी जाएगी तो 3,500 रुपए उड़ जाएंगे आपके। तो उसमें जज्बात को काबू करना आसान होता है क्योंकि आंकड़े इतने ज्यादा नहीं रखते। तो हमारी सबसे बड़ी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई में जो दिक्कत है जज्बातों को काबू करना, वो सिखाने की कोशिश जरूर एक लास्ट टाइम से ऐड करने की जरूर ये मेरी मंशा है। अब ऑफ कोर्स इस ग्रुप चलिए, तो अनुज जी को इस बार फार्म हाउस दिलाने के लिए अब हम पूरी की पूरी कवायद शुरू जो है यहाँ से कर देंगे। और आपका भी कोई सपना है, देखिए सपने तो खैर वक्त पूरा करेगा और बाकी आपके पेशेंस, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की अगर कोई डगर है तो उसका शायद एक माध्यम या फिर एक आपका हमसफ़र बन सकता है मार्केट गुरुकुल। जी हाँ, 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार 22 और 23 मार्च को, ठीक होली के अगले हफ्ते, जब आप बिल्कुल ताज़ा होके फ्रेश होके लौटेंगे बाज़ार में, तो आपके लिए मार्च 2025 22 और 23 को शनिवार और रविवार हो जाइए तैयार। और ये जो नीचे QR कोड है इसको स्कैन कीजिए और फी स्ट्रक्चर, डेट्स, क्यूरिकुलम सब कुछ उसका जायज़ा आपको मिल जाएगा। श्रेया के पास चलते हैं क्लोजिंग के लिए एक बार, और उससे पहले ज़रा इंडिसेस को देखें तो निफ्टी 23,380, बैंक निफ्टी करीब 49,975। तो अपना जो इंट्राडे में लॉस्ट ग्राउंड था उसको